मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज चलें अमेरिका की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका, वैसे इसे संयुक्त राज्य कहते हैं। हम भारत में रहने वाले लोग इसे अमेरिका कहते हैं। अमेरिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है और इस कारण से उसे दो और भाग में बांटा गया है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। उत्तर अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य आते हैं और इसी संयुक्त राज्य को हम बोलचाल की भाषा में अमेरिका के नाम से संबोधित करते हैं। इसे संयुक्त राज्य कहा जाता है। संयुक्त राज्य का मतलब जब 1787 में नए संविधान का निर्माण शुरू हुआ, इसके पहले 1781 में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को युद्ध करके स्वतंत्रता हासिल हो चुकी थी। तो ये 13 उपनिवेश अपने को राज्य कहलाने लगे। तो इन 13 राज्यों के द्वारा आगे चल करके फिलाडेल्फिया में सम्मेलन किया गया और इस सम्मेलन में एक नए संविधान का निर्माण हुआ और जिस नए राष्ट्र का निर्माण होने की बात यहां पर तय हुई, उसका नाम दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड, इंटीग्रेटेड, दोनों चीज अलग अलग हैं। यूनाइटेड का मतलब होता है संयुक्त होना, मिलना, लेकिन ऐसा मिलना कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रहे। जैसे लकड़ियों का गट्ठा है, इस गट्ठे को आप एक रस्सी से मजबूत करके बांध देते हैं, तो इसमें प्रत्येक लकड़ी के टुकड़े का एक अस्तित्व होता है, लेकिन वह रस्सी से बंधा हुआ है। इसी प्रकार से यहां पर 13 राज्यों ने मिलकर के आपस में संयुक्त होना स्वीकार किया और जो रस्सी इनको बांधता है उसे हम संविधान कहते हैं। तो ये राज्य संविधान रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं और एक बड़े गट्ठर का मतलब एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको संयुक्त राज्य कहा जाता है। जैसे आप पानी में शक्कर घोलते हैं तो शक्कर पूरी तरह से पानी में विलीन हो जाता है। जहां पर इंटीग्रेशन होता है ये यहां पर इस प्रकार का होता है, लेकिन जहां पर लकड़ी और रस्सी की बात होती है वो संयुक्त होता है। इसमें प्रत्येक लकड़ी के टुकड़े का एक अस्तित्व होता है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह अस्तित्व होता है, इसलिए इसको संयुक्त राज्य के नाम से पुकारा जाता है। जब जॉर्ज वाशिंगटन ने 2 बार राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने के बाद विदाई भाषण दिया, तो उन्होंने अपने विदाई भाषण में 2 बातें कही थी। एक कि हमारे संयुक्त राज्य में कोई भी राजनीतिक दल नहीं बनेंगे, लेकिन उनके रिटायर होने के बाद उनके जीवन काल में ही 2 राजनीतिक दलों का निर्माण हो गया और ये अमेरिका की राजनीति में भाग लेने लगे। उन्होंने दूसरी बात कही थी कि संयुक्त राज्य दुनिया के विभिन्न देशों से भले ही आर्थिक दृष्टि से संबंध बनाए, लेकिन वह किसी भी देश से राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था, हमें यूरोप के झंझटों से, यूरोप की दुनियादारी से क्या लेना देना। यूरोप की समस्या यूरोपियन राष्ट्र सुलझाएं, हमको इस प्रकार की समस्या से कोई मतलब नहीं है। परिणाम यह हुआ कि जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर के 1916 तक अमेरिका बिल्कुल दूर रहते हुए, दूर तो है ही, अलग थलग रहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपने राष्ट्र का विकास करता गया। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भी इसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। जब 1916 में जर्मनी ने अमेरिकन जहाजों को प्रशांत महासागर में डुबाना शुरू किया, यात्री जहाजों को डुबाए, व्यापारिक जहाजों को तो डुबाया ही, उसने यात्री जहाजों को भी जब उसने डुबाना शुरू किया, तब नाराज होकर के अमेरिका ने, संयुक्त राज्य ने
प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों के साथ भाग लिया और अमेरिका के नेतृत्व में ही प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को विजयश्री की प्राप्ति हुई। जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया। जर्मनी का आत्मसमर्पण करने के बाद 1919 में पेरिस सम्मेलन हुआ। उस पेरिस सम्मेलन में सबकी आंखों के केंद्र में थे अमेरिकन तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। उन्होंने 14 सूत्र घोषित किए थे। इन 14 सूत्रों में एक अंतिम सूत्र था कि दुनिया के सब संप्रभु राष्ट्र मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का निर्माण करें ताकि भविष्य में ऐसे युद्धों को होने से रोका जा सके। उनका मतलब था दुनिया के सब राष्ट्र मिलकर के एक राष्ट्र संघ की स्थापना करें। और इस प्रकार से 1919 में पेरिस सम्मेलन हुआ। उस पेरिस सम्मेलन के वर्साई की संधि के अंतर्गत एक राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ी। लेकिन जब 1919 में पेरिस सम्मेलन में भाग लेने के बाद वुडरो विल्सन वापस अमेरिका पहुंचे तो अमेरिकन संविधान के अनुसार राष्ट्रपति विदेशों से जो भी संधि समझौते करेगा, सीनेट की 2/3 बहुमत की स्वीकृति आवश्यक होगी। जब वुडरो विल्सन ने इस वर्साई की संधि को अप्रूवल के लिए, अनुसमर्थन के लिए सीनेट में भेजा तो सीनेट ने इसे 2/3 बहुमत से स्वीकार नहीं किया। मतलब सीनेट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, निरस्त कर दिया। परिणाम स्वरूप जिस अमेरिका के सद प्रयासों से राष्ट्र संघ की स्थापना होनी थी, स्वयं अमेरिका उस संगठन का सदस्य नहीं बन पाया, क्योंकि अमेरिका के लोगों का पुनः यह विश्वास दृढ़ हो गया कि हमें यूरोपियन झगड़ों से कोई लेना देना नहीं। सीनेट के प्रायः अधिकांश सदस्य इसी मूड के थे कि हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से विकास करेंगे। परिणाम स्वरूप अमेरिका पुनः पृथकतावाद नीति के मार्ग पर चलने लगा। इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939-1945 तक। इस युद्ध में भी अमेरिका ने भाग नहीं लिया, लेकिन जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर आक्रमण करके पूरा बर्बाद कर दिया बंदरगाह को, तब अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित होना स्वीकार किया। और आगे चल करके हम देखते हैं कि मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इन्होंने धुरी राष्ट्रों जर्मनी, जापान और इटली पर पूर्ण विजय की प्राप्ति की। जब हिटलर ने, इसके पहले इटली आत्मसमर्पण कर चुका था, जर्मनी ने 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया, यूरोपीय युद्ध बंद हो गया, लेकिन जापान युद्ध जारी रखा हुआ था। उसको अमेरिका, मित्र राष्ट्रों ने, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और सोवियत संघ ने बहुत तेरा समझाया, जापान युद्ध बंद कर दो, लेकिन नहीं माना। अल्टीमेटली अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त को 2 परमाणु बम गिरा करके जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। जापान ने आत्मसमर्पण किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से समाप्त हो गया। यह परमाणु बम का पहली बार दुनिया के किसी 2 नगरों में प्रयोग था। इसके पहले ऐसा भीषण बम दुनिया ने न तो देखा था न कभी सुना था। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया तो अमेरिकन शासन प्रशासन तथा अमेरिकन जनता के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या आई। वह समस्या यह थी कि अमेरिका, संयुक्त राज्य पहले की भांति पृथकतावाद नीति का पालन करता रहे अथवा वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित हो जाए। तो पूरा अमेरिका का जनमानस साम्यवाद से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि साम्यवाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया के एक देश में था, वह था सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ की सीमा से लगे हुए लगभग 8 पूर्वी यूरोप के देशों में
सोवियत संघ ने बलपूर्वक साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना कर दी थी। और उस समय 1945 में ही 1945 के युद्ध की समाप्ति के बाद चीन में साम्यवादी दल का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा था। इन परिस्थितियों में अमेरिका ने यह तय किया कि सोवियत संघ मतलब साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उसका अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित होना आवश्यक हो गया है, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस भले ही युद्ध में विजयी रहे हों, लेकिन वो पूरी तरह से पस्त हो चुके थे। अब उनमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं शेष रह गई थी। इसलिए अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कूदना पड़ा। इधर से अमेरिका, उधर से सोवियत संघ। एक आगे बढ़ने की कोशिश में है, दूसरा उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, और इस प्रकार से दोनों के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। अब चलें भारत के साथ उसके संबंधों की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, या आप कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में अमेरिका के लोगों की कोई रुचि भारत के मामलों में नहीं थी। वो भारत को जादू टोना, झाड़ फूंक आदि के संदर्भ में उसको देखते थे और बोलते थे कि भारत सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ राष्ट्र है। 1893 में जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया, तब अमेरिका को पता चला कि दुनिया में भारत भी एक ऐसा राष्ट्र है जो धर्म की दृष्टि से बहुत अधिक संपन्न है। आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी पहुंच दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ऊपर है। इसके बाद 2-3 घटनाएं और घटी। इन घटनाओं में भारत के प्रति लोगों की जागृति, रुचि थोड़ी सी बढ़ी। आगे चल करके जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड ने भारत के लोगों को बहुत ज्यादा प्रलोभन दिया कि हमें आगे चल करके स्वतंत्रता मिल जाएगी। यह सोच करके भारत ने इंग्लैंड को मतलब मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित हुआ। 1919 में जब पेरिस में शांति सम्मेलन हो रहा था, तो भारत के बाल गंगाधर तिलक ने वुडरो विल्सन को पत्र लिख करके सूचित किया कि जो लोग भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, भारत देश में सम्मिलित किया गया, भारत देश में आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने वुडरो विल्सन को सूचित किया कि जो लोग भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर बैठे हैं, वे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे अंग्रेजों के प्रतिनिधि हैं। आप हमें मतलब कांग्रेस को आमंत्रित करिए और कांग्रेस सहित पूरा भारत देश आपके प्रस्तावित राष्ट्र संघ का समर्थन करता है। तो उसका कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने पत्र लिखा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अमेरिका ने कुछ रूप में भारत की आजादी का समर्थन किया था, लेकिन उस रूप में नहीं किया था कि इंग्लैंड नाराज हो जाए। वैसे रूजवेल्ट ने कह दिया था कि इंग्लैंड, ये भारत की आजादी का प्रश्न मेरे लिए कोई विचार करने के लायक नहीं है, भारत जाने तुम जानो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अटलांटिक चार्टर में आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था 1941 में, लेकिन उसका भी कोई मतलब भारत के संदर्भ में नहीं निकलता। और जब 1945 में भारत को आजादी मिल गई, 1947 में जब भारत को आजादी मिल गई, तो अमेरिका ने बिल्कुल उदासीन रूप में भारत के संबंधों को स्वीकार किया। यह है द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व मतलब 1947 के पहले भारत और संयुक्त राज्य के बीच संबंध, मतलब उदासीनतापूर्ण संबंध 1947 के पहले भारत के साथ अमेरिका का रहा। और अमेरिका के लोगों में एक बात यह छाई रही कि भारत झाड़ फूंक, जादू टोना और
अंधविश्वास से घिरा हुआ एक राष्ट्र है। ये थी 1947 के पहले भारत अमेरिका का संबंध। अब 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत ने राजदूत भेजने के लिए अमेरिका को पत्र लिखा। अमेरिका ने उदासीनता पूर्वक उसको स्वीकार कर लिया। जब भारत ने अपना राजदूत अमेरिका भेजा तो अमेरिका ने भी अपना राजदूत भारत भेज दिया। इस समय अमेरिका में ट्रूमैन का शासनकाल था। रूजवेल्ट की मृत्यु हो चुकी थी 1941 में। इसके बाद ट्रूमैन यहां के राष्ट्रपति बने और ट्रूमैन के समय में पूरी तरह से उदासीनतापूर्ण संबंध रहा। दोनों देशों के बीच द्वैत संबंधों की स्थापना हो गई। द्वैत संबंधों की स्थापना के बाद आगे चल करके अमेरिका ने भारत की उपेक्षा करनी शुरू की। क्यों? क्योंकि उस समय अमेरिका की नजर में चीन था। कौन सा चीन? चांग काई शेक का चीन। चांग काई शेक जो कि चीन का राष्ट्रपति था, पूंजीवादी था। उसमें चीन में पूंजीवादी व्यवस्था थी। इंग्लैंड, फ्रांस आदि यूरोपियन देश और स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका चांग काई शेक की सरकार के साथ अच्छा संबंध बनाए रख रहे थे। तो उनका पूरा ध्यान चीन पर था और इस समय चीन में साम्यवादियों का बोलबाला, उनका वर्चस्व स्थापित होना शुरू हो गया था। तो चीन की पूंजीवादी सरकार को बचाने के लिए अमेरिका ने लाखों डॉलर की सहायता प्रदान की चीन को। लेकिन अमेरिका के लाखों डॉलर भी साम्यवादियों को बढ़ने से नहीं रोक सके और अल्टीमेटली 1 अक्टूबर 1949 को चीन की संपूर्ण मुख्य भूमि पर साम्यवादियों का कब्जा हो गया। चाओ एन-लाई और माओ त्से-तुंग यहां के नए नेता बन गए। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई और जैसे ही चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या साम्यवाद के घेरे में आ गई। जब अमेरिका का प्रयास चीन की पूंजीवादी सरकार को बचा नहीं पाया तो अमेरिका ने सोचा चीन तो मेरे हाथ से गया। अब उसकी नजर भारत पर पड़ी। अब भारत की उसने ध्यान देना शुरू किया और अमेरिका ने पंडित नेहरू को बुलाया। अमेरिका बुलाया, पंडित नेहरू अमेरिका गए। यह घटना है 1949 की। पंडित नेहरू वहां पर गए और उन्होंने वहां पर भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के नाम से प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा हम न तो पूंजीवादी ग्रुप में सम्मिलित होंगे न ही साम्यवादी ग्रुप में, अपितु हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे। तो अमेरिका को यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि जब दुनिया में दो ही व्यवस्थाएं हैं, एक पूंजीवादी दूसरी साम्यवादी, तो भला कोई देश इनसे न्यूट्रल कैसे रह सकता है। उस समय अमेरिका की राजनीति में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। एक पूंजीवादी गुट, दूसरा साम्यवादी गुट, तीसरा तटस्थ राष्ट्र। तटस्थ राष्ट्र मतलब जैसे स्विट्जरलैंड, उसकी कोई विदेश नीति ही नहीं है। लेकिन एक चौथे मार्ग का प्रतिपादन पंडित नेहरू करके आए जिसे अमेरिका के लोगों ने पसंद नहीं किया। इसके बाद कोरिया युद्ध की घटना घटी। अभी इस चैप्टर में या आगे जो भी चैप्टर्स होंगे उनमें जितने भी घटनाएं उल्लिखित होंगी, जिन भी घटनाओं की चर्चा करेंगे, इन सभी घटनाओं का विशेष विवरण विभिन्न संदर्भों में इसके पहले हो चुका है, तो पुनरावृत्ति खूब होगी। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। तो इस आक्रमण के बारे में भारत के नेतृत्व में वहां पर आयोग काम कर रहा था, यूनाइटेड नेशंस का आयोग काम कर रहा था। तो उस आयोग ने सूचित किया यूनाइटेड नेशंस को कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया है। तो शुरुआती दौर में भारत ने कोरिया युद्ध में उत्तर कोरिया अर्थात साम्यवाद का सोवियत संघ की आलोचना की। लेकिन जब कोरिया युद्ध के संदर्भ में सोवियत संघ को आक्रमणकारी घोषित करने का प्रस्ताव आया तो भारत ने इसके पक्ष में मतदान नहीं किया।
क्योंकि भारत कभी भी किसी देश के विरुद्ध आक्रमणकारी होने का प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव पारित नहीं करता, क्योंकि इससे स्थिति उग्र होने की संभावना बढ़ जाती है। तो भारत ने निंदा प्रस्ताव या आक्रमणकारी होने के प्रस्ताव पर अपना वोट नहीं दिया। तो कोरिया युद्ध में शुरुआती दौर में भारत ने सोवियत संघ अर्थात साम्यवादी गुट के कार्यों का विरोध किया। आगे चल करके जब अमेरिका की सेना उत्तर कोरिया में और आगे बढ़ने लगी, 30 डिग्री की लाइन को पार करके आगे बढ़ने लगी, तो भारत ने अमेरिका की आलोचना करनी शुरू कर दी। और तब अमेरिका के लोगों को बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी कि भारत की विदेश नीति का गुटनिरपेक्षता का रूप क्या है। फिर जब अमेरिका ने भारत से सैनिकों की मांग की उत्तर कोरिया के विरुद्ध लड़ने के लिए, तो भारत ने सैनिक सहायता प्रदान नहीं की। मतलब तीन चीजें हो गई। एक, किसी को आक्रमणकारी घोषित करने का प्रस्ताव पारित नहीं करना, दूसरा निंदा प्रस्ताव पारित नहीं करना, और तीसरा किसी देश में लड़ने के लिए सैनिक नहीं भेजना। ये भारत की विदेश नीति के मूल तत्व हैं। तो जब अमेरिका ने भारत से सैनिकों की मांग की लड़ने के लिए उत्तर कोरिया के विरुद्ध, तो भारत ने कहा हम अपने सैनिक दूसरे देश में लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। अमेरिका नाराज हो गया। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ, तो युद्ध की समाप्ति के बाद वहां पर शांति स्थापित करना सबसे बड़ी समस्या थी। हजारों सैनिक, हजारों लोग ऐसे थे जो उत्तर कोरिया जाना नहीं चाहते थे। युद्ध बंदियों की अदला बदली की समस्या थी। इन सभी समस्याओं के लिए भारतीय सेना ने जो काम किया, उस काम की तारीफ स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने की थी। तो कोरिया युद्ध में भारत का स्टैंड देख करके अमेरिका समझ गया कि भारत वाकई गुटनिरपेक्ष है, असंलग्न है। वह हर गलती का विरोध करता है, हर सही का समर्थन करता है। दूसरी घटना कश्मीर के बारे में 1947 में घटना शुरू हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में अमेरिका का दृष्टिकोण पूरी तरह से उदासीनपूर्ण रहा। उसका यह सोचना था कि कश्मीर की समस्या जो भी हो, दो देशों के बीच की समस्या है और दोनों देश मिल करके परस्पर वार्ता के द्वारा इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। अमेरिका ने हस्तक्षेप करने से सर्वथा मना कर दिया। और इसी कारण से जब भारत के पंडित नेहरू ने कश्मीर समस्या को यूनाइटेड नेशंस में पेश किया, तो सिक्योरिटी काउंसिल ने जो प्रस्ताव पारित किया था कश्मीर के बारे में अगस्त 1948 में, वह अमेरिका के समर्थन से ही पारित हुआ था। और अमेरिका ने उसमें कहा था कि कश्मीर का भारत में विलय बिल्कुल वैध है। उस प्रस्ताव में कहा गया था और अमेरिका इससे सहमत था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि कश्मीर की समस्या को लेकर के अमेरिका यहां पर उदासीन था। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ट्रूमैन के शासनकाल में भारत और अमेरिका के बीच उदासीनपूर्ण संबंध रहे, इसमें कोई सक्रियता नहीं पाई गई। लेकिन अमेरिका के लोगों को धीरे धीरे विश्वास होने लगा था कि भारत वास्तविक रूप में गुटबाजी से परहेज करता है और वह निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश में लगा रहता है। भारत की छवि, एक सुंदर छवि अमेरिका के लोगों के मन में बैठने लगी थी। ट्रूमैन गए। ट्रूमैन के जाने के बाद नए राष्ट्रपति आए, आइजनहावर। आइजनहावर के शासनकाल में, जो कि 1953 से 60 तक का था, 2 कार्यकाल 8 साल, तो इस अवधि में भारत और अमेरिका के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इस समय तक सोवियत संघ परमाणु बम का आविष्कार कर चुका था और इतना ही नहीं, उसने 1955 में हाइड्रोजन बम का भी निर्माण कर लिया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच यही चलता रहा। एक नागनाथ तो दूसरा सांपनाथ। कोई एक से दूसरे हाथ से आगे बढ़ रहा है, फिर अगला कदम दूसरे उठा रहा है। इस प्रकार से दोनों के बीच
चलता रहा। और आइजनहॉवर के शासनकाल में, जो कि इसकी शुरुआत ट्रूमैन ने कर दी थी, नाटो, सीटो, सेंटो 3 सैन्य संगठन बन गए। ट्रूमैन के शासनकाल में नाटो बना। इससे भी अमेरिका संतुष्ट नहीं हुआ तो आगे चल करके सीटो, फिर सेंटो बना। जब सीटो बना तो इस सीटो में सदस्यता को लेकर के अमेरिकन विदेश सचिव जॉन फॉस्टर डलेस भारत की यात्रा पर आए 1953 में। उन्होंने भारत से कहा, भारत, पंडित नेहरू, आप हमारी सीटों में सम्मिलित हो जाइए। पंडित नेहरू ने न केवल सम्मिलित होने से इनकार कर दिया, अपितु उन्होंने इस प्रकार के सैन्य संगठनों की इतनी कटु आलोचना की कि जॉन फॉस्टर डलेस को दुम दबाकर भागना पड़ा। लेकिन जॉन फॉस्टर डलेस हवाई अड्डे में उड़ते उड़ते बोल कर गए थे कि आज मैं भारत से निराश होकर जा रहा हूं, इसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी। और लंबे समय तक भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। आज भारत अमेरिका के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो चुके हैं, मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो चुके हैं। लेकिन इसके पहले की घटनाओं को देखेंगे, विशेषकर 2014 के पहले, मतलब 1950-52 से लेकर के 2014 तक अमेरिकन राजनीति का प्रत्येक कदम, अमेरिकन विदेश नीति का प्रत्येक कदम भारत के विरुद्ध रहा है। तो जब जॉन फॉस्टर डलेस वापस उड़े तो पाकिस्तान पलक पांव बिछा करके उनका स्वागत करने की तैयारी में था। अमेरिका ने देख लिया कि चीन हमारे हाथ से गया, तब चीन की नजर भारत पर पड़ी। भारत ने ठेंगा दिखा दिया। आजकल इसको लाइक बोलते हैं, हमारे जमाने में इसको ठेंगा बोलते थे। तो जब भारत ने जॉन फॉस्टर डलेस को अमेरिका पर ठेंगा दिखा दिया, तब जॉन फॉस्टर डलेस पाकिस्तान गया। वहां पर पाकिस्तान न केवल अमेरिकन गुट में अपने सम्मेलन की घोषणा की, अपितु उसने अमेरिका को नौसैनिक अड्डा या हवाई अड्डे की भी सुविधा प्रदान कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि अब पाकिस्तान को प्रत्येक मामले में अमेरिका का साथ मिलने लगा। इसके पहले जब भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया, तब से पाकिस्तान अमेरिका के नजदीक जाने लगा था और अमेरिका का वरदहस्त पाकिस्तान को मिलने लगा था। परिणाम स्वरूप कश्मीर के संदर्भ में जितने भी आयोग बने, कोई भी आयोग पाकिस्तान को पीओके से हटा नहीं पाया। तो सैन्य संधियां भारत बनाम पाकिस्तान, भारत ने इस प्रकार के सैन्य संगठनों की कटु आलोचना की और कहा कि इससे विश्व शांति को खतरा है। स्वाभाविक है, खतरा तो था। दूसरी चीज, अब जब पाकिस्तान अमेरिकन गुट में सम्मिलित हो गया तो अमेरिका ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की आपूर्ति करनी शुरू कर दी। और इस परिणाम क्या हुआ? भारत के साथ पाकिस्तान और अमेरिका का एक अमैत्रीपूर्ण वातावरण शुरू हो गया। यद्यपि अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्रों की आपूर्ति जो हो रही है वह केवल सोवियत साम्यवाद के विरुद्ध है। सोवियत साम्यवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए हम दे रहे हैं। क्या दुनिया विश्वास करेगी इस चीज को? कभी नहीं। क्योंकि यदि सोवियत संघ और पाकिस्तान में लड़ाई हो जाती है तो पाकिस्तान क्या कर लेगा? तो यह केवल भारत को दिखाने के लिए था कि हम ये जो अस्त्र शस्त्र पाकिस्तान को पूर्ति कर रहे हैं यह केवल सोवियत साम्यवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए है। लेकिन भारत अच्छी तरह से जानता था कि पाकिस्तान इन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग केवल भारत के विरुद्ध करेगा, दूसरे देश के विरुद्ध करने की उसमें हिम्मत नहीं है। इसके बाद कश्मीर समस्या।
1956 में कश्मीर का संविधान पारित हो चुका था। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से भारतीय संघ में विलीन होने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और 26 जनवरी 1957 को नया संविधान लागू होने की तैयारी हो गई। थोड़ा सा मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के बारे में अभी भी मैंने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में पाकिस्तान के पत्रकार कहते हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं 2-3 पत्रकार, तो उसमें एक पत्रकार से पूछा गया कि कश्मीर समस्या के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो पाकिस्तान के उस पत्रकार ने कहा कि ABC, इसको देखिएगा, ABC, B A की पत्नी है, B A की पत्नी है और C B का बॉयफ्रेंड है, मतलब C और B फ्रेंड है। A और B अच्छी तरह से रह रहे हैं, लेकिन C जो है वह कहता है कि ये जो B है, मेरी जो गर्लफ्रेंड है, बहुत ज्यादा दुखी है। ए उसको बहुत तंग करता है, मारकाट करता है, मारपीट करता है, खून खराबा करता है, उसको बहुत हिंसक रूप से प्रताड़ित करता है। और ये जो सी है वह अंतरराष्ट्रीय फोरम में जाकर के चिल्ला रहा है। ठीक, तो ये ए भारत है, बी कश्मीर है और सी जो है पाकिस्तान है। ये स्थिति है। तो कश्मीर और भारत दोनों अच्छी तरह से हैं, लेकिन पाकिस्तान के पेट में हमेशा दर्द हो रहा है कि कश्मीर की स्थिति ठीक नहीं है। पाकिस्तान की कश्मीर में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों के स्वतंत्रता और अधिकार हनन किए जा रहे हैं, बहुत तकलीफ है। भाई जब ये दोनों एक साथ बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं तो पाकिस्तान को तकलीफ क्यों हो रही है? और पाकिस्तान बॉयफ्रेंड है उसका, इसलिए उसको तकलीफ हो रही है। तो वह कहां चिल्ला रहा है? अंतरराष्ट्रीय फोरम में जाकर चिल्ला रहा है, यूनाइटेड नेशंस बैठक में चिल्ला रहा है, मानवाधिकार आयोग की बैठक में चिल्ला रहा है। उसको जहां कहीं भी मौका मिलता है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सब जगह चिल्ला रहा है कश्मीर की हालत बहुत खराब है। ये स्थिति है। और दूसरी चीज, अभी 9 दिसंबर को भारत चीन के बीच तवांग में हाथापाई हुई है। चीन इतने शातिराना तरीके से भारत के क्षेत्रों का अतिक्रमण जैसा पहले करता था अभी भी करने की फिराक में है, लेकिन चीन इस चीज को भूल रहा है कि पहले दूसरी सरकार थी, अब नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि भारत चीन के बीच सीमा को लेकर के, सीमा मतलब बाउंड्री, दो देशों की सीमा, सीमा को आप प्रॉपर नाउन में मत लीजिए, सीमा प्रॉपर नाउन यहां पर नहीं है, यहां पर बाउंड्री है, लाइन। तो सीमा को लेकर के दोनों देशों के बीच विवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये कश्मीर, तो 1957 में जब भारत ने नया संविधान कश्मीर में लागू करने के लिए पूरी तैयारी की, तो पाकिस्तान के इसरार पर सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई और उस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में अमेरिका ने यह प्रस्ताव पेश किया कि कश्मीर में नया संविधान लागू न किया जाए और वहां पर जनमत संग्रह किया जाए। और तब उस समय कृष्ण मेनन ने कश्मीर की समस्या पर 7 घंटे 48 मिनट तक भाषण दिया था। तो कश्मीर की समस्या को लेकर के अब अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में आ गया। इसी के साथ आर्थिक सहायता भी अमेरिका से भारत को मिली। पब्लिक लॉ 480, इस कानून के अंतर्गत भारत को अमेरिका से आर्थिक सहायता भी मिली और खाद्यान्न की भी सहायता मिली, क्योंकि उस समय भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति, खाद्यान्न की स्थिति बहुत ही
कमजोर हो गई थी, इसलिए अमेरिका ने भारत को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति किया और आर्थिक सहायता भी प्रदान किया। लेकिन फायदा क्या हुआ कि भारत को अमेरिका से जो भी आर्थिक सहायता मिल रही थी, भारत को उस राशि का उपयोग अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए करना पड़ा, क्योंकि वह पाकिस्तान को लगातार शस्त्रास्त्रों की आपूर्ति करता जा रहा था। इस प्रकार से देखते हैं कि अमेरिका ने एक तरफ आर्थिक सहायता भी प्रदान किया, लेकिन उसने भारत के साथ अमैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। फिर पंडित नेहरू अमेरिका की यात्रा पर गए और 1959 में जनरल आइजनहावर भी भारत की यात्रा पर आए। भारत की यात्रा पर उनका बहुत बढ़िया स्वागत किया गया और जाते जाते आइजनहावर ने भारत के पक्ष में बहुत अच्छी बातें कही और सब कोई जानते थे कि आइजनहावर का अंतिम समय आ रहा है, उनका कार्यकाल अब खत्म होने वाला है, इसलिए बहुत मीठी मीठी बातें बोल करके गए। इस प्रकार से दोनों देशों के बीच समग्र रूप से देखा जाए तो आइजनहावर के काल में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा और भारत अमेरिका के बीच भी तनाव तो नहीं कह सकते, लेकिन संबंध उतने अच्छे नहीं रहे। आज के व्याख्यान में इतना, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। आपको धन्यवाद।